नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एकेटी लाइन में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो पेट की 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट की आंसर की शिफ्ट चेक करने वाले हैं बेटा। सबसे सटीक आंसर की होगी और जल्दी से जल्दी बहुत कम समय में हम सारे 100 सवालों को टिक करेंगे। तो बेटा बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक DI का बना हुआ है, आपके सामने सीरीज बनी हुई है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फरवरी में कंपनी P, S और T द्वारा बेचे गए उत्पादन की औसत संख्या कितनी है? P, S और T द्वारा बेचे गए उत्पादन की औसत संख्या कितनी है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो 118 बनेगा बेटा, 118 बनेगा। चेक कर लेना बेटा सभी। P, S और T सबको अगर हम जोड़ लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे बेटा 3 से डिवाइड करके, तो हमारा 118 बनेगा, 118 बनेगा। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। मार्च में कंपनी PR द्वारा बेचे गए उत्पादनों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादनों की कुल संख्या का अनुपात कितना है बेटा? P और R का उत्पादनों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादनों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है, तो अनुपात बेटा बनेगा इसका 59:80, 59:80। तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। कंपनी S द्वारा बेचे गए उत्पादनों की कुल संख्या जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? कितने % की वृद्धि हुई है? तो बेटा इसका रियल आंसर बन जाएगा 64.71, 64.71। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। कंपनी T द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादनों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हों, तो मार्च, अप्रैल और मई में T द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादनों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा? तो इसका जो रियल आंसर होगा बेटा वो 144 होगा। इसका रियल आंसर 144 निकाल के दिखाई देता हूं बेटा। 450 टोटल थे, उसका 32% अगर हम निकालेंगे तो आपका बेटा 144% निकलेगा। ठीक, 4 सवाल आपके यहां से हुए। 5वें सवाल पर आ जाते हैं बेटा। कंपनी Q द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी R द्वारा बेचे गए उत्पादनों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना होगा बेटा? 85 दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 85 निकलेगा। Q जनवरी मई में और R का जनवरी मई का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। सेकंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ग्राफ कह रहा है, ये जो बेटा ग्राफ में जो ये नंबर दिए हैं ये सारे डिग्री में दिए हुए हैं, तो डिग्री के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जाता है? छात्रावास पर जो कुल खर्च का लगभग कितने % किया जाता है? तो छात्रावास बेटा कहाँ है? 46% है ये, तो हम 46 को निकाल लेते हैं। तो 46 टोटल डिग्री कितने बेटा? 360 × 100 करेंगे तो ये बेटा ये लगभग आपका निकलेगा 12.78 आपकी ये वैल्यू निकलेगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना % अधिक खर्च किया गया? तो बेटा इसका जो राइट आंसर निकलेगा बेटा वो 86% निकलेगा। ठीक, 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से हुए। बाकी 8वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा। एक सेकेंड। 8वें क्वेश्चन की तरफ बेटा, एक सेकेंड, पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। एक सेकंड। 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं और 8वें क्वेश्चन की तरफ जब हम आएंगे, 8वां क्वेश्चन ये रहा। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा संस्थान पर की गई राशि। बेटा ये थोड़ा डाउटफुल सवाल है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुआ है, सर से बात हुई थी, बाकी डिटेल में और समझा दूंगा बाद में इसको। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 180 थी, तो आधार संरचना पर खर्च की गई राशि, छात्रावास पर खर्च की गई राशि का कितने % होगी? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं बेटा। यदि वर्ष के दौरान क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं बेटा। यदि वर्ष के दौरान
यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि 180 करोड़ हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि कितनी होगी बेटा? इसका जो रियल आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी लगेगा। इसका रियल आंसर बेटा ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। खेलों पर शिक्षा की संस्थान में शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया? तो इसका जो बेटा रियल आंसर होगा वो 35% होगा बेटा। रियल आंसर इसका 35% होगा। तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरा ग्राफ दिए गए 2 वर्षों में कंपनी ए तथा बी द्वारा अर्जित लाभ का परसेंट दिया हुआ है बेटा। तो इसका जो हम रियल आंसर निकालेंगे बेटा, तो पहले क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ जाते हैं। 2005 में 2 कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो बेटा इसका जो रियल आंसर लगेगा बेटा वो लगेगा 45:68 बनेगा। 45:68 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। अगला सवाल 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 206 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी की आय क्या थी? 2006 में कंपनी की आय क्या थी? तो इसका बेटा रियल आंसर लगेगा वो 264 करोड़ बन जाएगा बेटा। 264 करोड़ बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। 13वें क्वेश्चन की तरफ। यदि 2005 में 2 कंपनियां की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय के साथ अनुपात कितना होगा बेटा? तो इसका जो रियल आंसर बनेगा बेटा वो 15:17 बनेगा। 15:17 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय कितनी होगी बेटा? तो इसका जो रियल आंसर बनेगा बेटा वो 260 करोड़ बनेगा। 260 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। 15वां क्वेश्चन कहता है यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो बेटा इसका जो रियल आंसर बनेगा वो 102 करोड़ बनेगा बेटा। 102 करोड़ बनेगा। तो बेटा इस तरीके से ये मैथ के डीआई के सवाल थे, तो ये सवाल मैंने आपके सामने लगाए। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे, हमारा 15 तक हो चुका है। 16वें क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो 16वें क्वेश्चन को बेटा कराने के लिए सर आएंगे। अभी अभिषेक सर से मिलेंगे आप, वो आपको जीएस का पूरा पोर्शन कराएंगे। उसके बाद जब रीजनिंग का पोर्शन आएगा और हिंदी का पोर्शन बाकी दोबारा मैं कराऊंगा, तो सर आएंगे अभी और सर आपको जीएस का पूरा पोर्शन कराएंगे। ठीक है। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया था, ये 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम जीएस का पोर्शंस देखेंगे। पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखना होगा आपको। यानी कि एक बार जजिया पहले से लग चुका है दोस्तों, अब ये दोबारा जजिया लगाया गया है। ठीक है। जो पहले जजिया लगाया गया था वो अकबर के शासनकाल में हमने उसको देखा था, और दोबारा जो जजिया लगाया गया है वो औरंगजेब के शासनकाल में हम इसको दोबारा से देख रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? अगर दोस्तों इस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मात्र कॉमन सेंस बेसिस पर आधारित सवाल है ये। अगर आप इसको देखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान, अगर आप इसको कॉमन सेंस पे देखें, अंग्रेजों ने ऐसे कौन सा कार्य था जो सबसे महत्वपूर्ण की दृष्टि से उसको देखा था? अगर देखा जाए वो आंसर है आपका रेलवे। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो रेलवे एक ऐसा आंसर है आपका जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया गया था। और अगर देखा जाए भारत को एक सूत्र में अगर बांधने का जो कार्य है वो आज हमारा रेलवे का ही एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत को एक सूत्र में बांधा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाएं जो हैं किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगर गौतम बुद्ध की चर्चा की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धम्मचक्र और प्रवर्तन। ठीक है, जो धम्मचक्र का शुभारंभ हुआ था ये गौतम बुद्ध के शासन काल में ही हमें देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के परिणाम थे? ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा 21वां सवाल है आपका दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? मात्र अगर इस सवाल का अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो खाली कॉमन सेंस बेसिस पर यह भी सवाल है। अगर देखा जाए जो 1857 की महान क्रांति हुई थी, 1857 की महान क्रांति का एक अगर आप परिणाम बताएंगे, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका विद्रोह मंगल पांडे के शासनकाल में सबसे बड़ा रीजंस क्या था विद्रोह होने का? जो हमारे जो हथियार थे गाय की चर्बी जो इनसे निर्मित हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से इसके लिए एक व्यवस्था ये हमें देखने को मिली थी। इसका अगर आंसर चेक करेंगे सी राइट आंसर होगा, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का प्रयास किया था। यह वाकई में अगर देखा जाए गाय की आजकल हम देखें, अगर पुराने टाइम पर भी देखा जाए गाय की हम लोग पूजा करते हैं और वहां से हमें गाय के कारतूस मिल रहे थे चर्बी वाले, तो यानी कि कौन सी व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा था? प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का। ठीक है, और अगर ये आपको खाली कॉमन सेंस बेसिस पर आधारित है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 22वें नंबर का। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? ये तो आपको अगर ये सवाल अगर आप गलत करके आ रहे हैं दोस्तों तो फिर आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आप गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट किया था। अगर ये सवाल आप लोगों का गलत हो गया तो बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों भारत को। नेक्स्ट सवाल है हमारा 23वें नंबर का। 23वें नंबर सवाल ये कहता है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ये तो मात्र अगर ये भी सवाल आप गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप फिर से अपराध कर रहे हैं। ठीक है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी भी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 24वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है हमारा, इसका राइट आंसर है दोस्तों कैस्पियन सागर। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसे तो मैंने बाकायदा खास चीज में नोट भी कराया था, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, एक शब्द लिखा है मेरे दोस्तों यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल, तो अगर आप सोच सकते हैं कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट सवाल है हमारा 25वें नंबर का सवाल है। 25वें नंबर का हो चुका है दोस्तों, 26वें नंबर की हम आगे बढ़ेंगे। 26वें नंबर का सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट भी हमारे सामने दोस्तों आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था और यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही अगर देखा जाए तो संविधान में बहुत सी चीजें हमने यहीं से अडॉप्ट की थी दोस्तों, तो ये भी एक कॉमन सेंस बेसिस पर आधारित ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 27वें नंबर पे हम बढ़ेंगे आगे दोस्तों। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ये है क्रूड अशोधित जन्म दर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 28वें नंबर का। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? अगर देखा जाए सागौन के जो जंगल हैं हमारे दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून को कहा जाता है।
अच्छा, ये भी एक कॉमन सेंस बेसिस पर सवाल आया है दोस्तों। अगर देखा जाए, सामान्य वर्षा अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। अगर ये तो आप थोड़ा आंखें बंद करके भी इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। प्रस्फोष्ट यानी फटना, यानी कि बादल जब फट जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों, GMT। अगर ये वाला सवाल अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो भाई मेरे के निराशा की ओर रुख हो सकता है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों C, ग्रीनविच मीन टाइम। बहुत से लोग इसका मिड करके आए होंगे, लेकिन ये इसका आंसर गलत होगा दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल 31 की तरफ दोस्तों। हमारा 31वें नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। हरित क्रांति जो है सर्वाधिक कहां से स्टार्ट हुई थी, हमने इसको देखा पंजाब राज्य में, हमने इसको देखा पंजाब से इसका शुभारंभ हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर इस सवाल को अगर आप देखा जाए तो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग जो थे विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे उद्योग जो भाई मेरे को सबको इसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों परमाणु ऊर्जा उत्पादन था, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सी आंसर इसका करेक्ट है सर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, इसका योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगर इसका राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ये वाला सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आप अपने साथ ही मजाक कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें आपको एक ऑप्शन ये दिया है ये सभी। अब आपको मात्र ज्यादा मेहनत नहीं करनी है दोस्तों, इतना पता करना है कि एक से अधिक एक आध इसमें और भी आंसर है या नहीं है। सबसे बड़ा आंसर तो आपको सी वाला दिख रहा होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और ये मैंने अपनी क्लास में कई बार बताया था, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो यानी कि सरकारी संपत्ति की आपको सुरक्षा करनी है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने बताया था भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। अगर आप ये दो चीजें आपको अगर सवाल में मिल रही हैं तो ऑब्वियसली तीसरी बात आपको पता हो या ना हो फिर भी आप सी और बी ऑप्शन टिक करेंगे, ये सभी, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य के दायरे में ही आता है। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा 37वें नंबर का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। दोस्तों मौलिक अधिकार से ये सवाल आया है, आप अगर इसको गलत करके आ रहे हैं तो भाई दुख की बात है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के जो संरक्षण हमने देखा था आर्टिकल 29, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार अगर देखेंगे 29 से दोस्तों 30, यानी कि दो आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जोड़ा गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा इसमें नया शब्द जोड़ा गया था, नया आर्टिकल जोड़ा गया था। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 39 का ए इसका दिया है, जो स्टार्टिंग में ही दिए हैं, इसके जो उपक्लॉज हैं, ये समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल ये आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसको देखने को हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे दोस्तों, प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, इसको तो मैंने वाकायदा लास्ट टाइम पर भी मैंने आपको नोट पॉइंट में लगाया था। प्रकाश वर्ष का एक माप है तार की दूरी।
और दोस्तों एक खास बात यह है कि ये प्रकाश वर्ष वाला जो सवाल था ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी कि पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था और इस बार भी सवाल आया है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछली बार की अपेक्षा अगर आप तैयारी करेंगे तो बेटर ही इसका होगा। ठीक है, सभी अम्लों में समान तत्व है, 40वें नंबर का सवाल है दोस्तों। सभी अम्लों में समान तत्व होता है, सभी अम्लों में समान तत्व, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है हमारा 41वें नंबर का, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं टेफलॉन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा टेफलॉन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 245 में क्या है दोस्तों, कानून को बनाना यानी कि विधि बनाना। ठीक है, अनुच्छेद 245 में स्पष्ट लिखा है दोस्तों विधि को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारीय आयोग, 43वें नंबर का, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारीय आयोग दोस्तों एक ऐसी स्कीम थी जो केंद्र और राज्य के संबंध को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए इसका गठन किया गया था सरकारीय आयोग का। नेक्स्ट सवाल सरकारीय आयोग। ठीक है, अब यहां से दोस्तों हमारे थोड़े मैथ के सवाल स्टार्ट होते हैं। सर अभी आते हैं, आपको मैथ के सवाल बताएंगे दोस्तों। बेटा 44वें क्वेश्चन को तो समझ लेते हैं एक बार। 44वां सवाल कह रहा है बेटा, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बताओ बेटा। तो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा, वो बनेगा 11/13। 11/13 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। चेक करते हुए आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, तो 17 गुणा 11 करेंगे 187 बनेगा, 13 × 13 करेंगे 169 बनेगा। तो बेटा ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। ये सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है बेटा, AQ + BQ का फॉर्मूला लगेगा। तो इन दोनों को A + B जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर बनेगा बेटा 7.9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये वेन डायग्राम में मैंने ये सवाल बहुत कराया होगा आपका किसी परीक्षा में। 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% आपके तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए और 55% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो हम दोनों को जोड़कर 70 + 80 - 55 करेंगे तो ये बेटा ये आपका बन जाएगा 95% पास हुए। तो 5% बेटा कैसे हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बेटा कितना बनेगा, C बन जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो डॉल्फिन बन जाएगा। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। तो हम इसका राइट आंसर बेटा जो टिक करेंगे वो टिक करेंगे प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से पौधे का विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। एक मैथ का क्वेश्चन, फिर औसत का सवाल आ जाता है बेटा। एक सिंपल सा सवाल है, 4-5 संख्याएं दे रखी हैं, उनका औसत निकालना है। तो सबको जोड़ के 5 का भाग लगा दो तो बेटा इसका औसत कितना आ जाएगा बेटा 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। 50वें क्वेश्चन कहता है कि √9 - 4 √5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा। 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू जो हमारी बनेगी बेटा 9 - 2 √20 बन जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 4 हो जाएंगे। तो इसका जो रियल आंसर बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा, C इज द राइट आंसर। इसको अंडर चढ़ा दो, इसको अंडर चढ़ा देंगे तो √5 - 2 वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो इसका जो सही सवाल बनेगा बेटा वो 50 C बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। ये हिंदी के सवाल आगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द। जो विश्वास रखता है बेटा वो कौन होता है, आस्तिक होता है। और जो विश्वास नहीं रखता है बेटा वो कौन होता है, नास्तिक होता है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 52 क्वेश्चन आपका कह रहा है, 52 क्वेश्चन कह रहा है स्थावर का विलोम शब्द बताइए। स्थावर का विलोम शब्द बताइए बेटा क्या होगा। 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विलोम शब्द बताइए। तो इसका बेटा राइट आंसर बनेगा वो जंगम बनेगा बेटा। जंगम इसका जो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ बताइए बेटा। बिल्ली को अगर पहले दिन हम डरा देंगे तो वो आपसे दूर रहेगी। इसका मतलब है भय का शासन शुरू में ही कर देना चाहिए। राइट ऑप्शन जो बनेगा बेटा वो आपका C बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है स्वल्प का संधि विच्छेद कीजिए। स्वल्प का संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो राइट आंसर बनेगा बेटा आपका D बनेगा, सुधन अल्प। सुधन अल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। इति धन इति का सही भेद बताइए। तो इसका जो बेटा राइट आंसर बनेगा वो बेटा C बन जाएगा, समाप्ति और विध्वनि।
जो 55 का जो राइट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। ये इंग्लिश के आपके 5 सवाल हैं, इनके आंसर जल्दी से मैं टिक करा देता हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द वैलेंटाइन डे ऑफिशियल ए हॉलीडे। बेटा नहीं, ऑफिशियल नहीं होता ये ऑफिशियल हॉलीडे नहीं होता है बेटा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये ऑफिशियल हॉलीडे नहीं होता है बेटा। देखो ये लिखा हुआ है वैलेंटाइन डे इज नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। बेटा क्या टीचर्स को क्या गिफ्ट देते थे बच्चे? थैंक यू कार्ड देते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। 58 क्वेश्चन में पूछ रहा है, 58 क्वेश्चन में वन वर्ड पूछ रहा है बेटा। इसका जो वन वर्ड होगा 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो स्टोइक बनेगा बेटा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, स्टेम का सिनोनिम्स बताना है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डोसाइल बनेगा बेटा, डोसाइल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एंटोनिम्स, रैपिड का एंटोनिम्स बताना है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा राइट ऑप्शन ट्रेडी, सी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 61, ये बेटा रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं और रीजनिंग का सवाल पहला कहता है बेटा लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि कर दी। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ा दिया। बेटा क्या कह रहा है? सरकार ने हाल ही में शुल्क बढ़ा दिया लैपटॉप पर, इसलिए क्या किया कंपनियों वालों ने इसकी कीमत में वृद्धि कर दी। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव पड़ेगा। सेकंड इसका कारण है भाई इस सरकार ने पैसे बढ़ा दिए, कंपनी ने भी अपने पैसे बढ़ा दिए, तो सेकंड कारण हो जाएगा। इसका जो प्रभाव पड़ा वो पहले वाले सेंटेंस पे पड़ेगा। कंपनी ने क्या किया? उनके रेट बढ़ा दिए और जो चार्ज एक्स्ट्रा लेना था वो जनता से ले लिया उन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लड रिलेशन का सवाल आ जाता है बेटा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने बी से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। बेटा ए बी से कह रहा है किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी। बेटा ये हो जाएगी तस्वीर आपकी, ये बन जाएगी। तो ए फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो फोटो वाले व्यक्ति से ए बेटा कैसे संबंधित होगा? बेटा हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल बेटा कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बनाया आपका। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये बना दिया तो इफेक्ट को क्या बोलेंगे? तो बेटा इसमें हो क्या रहा है? ए स्टार्टिंग का पीछे कर दिया है और पीछे वाला लेटर आगे कर दिया है और बीच के सभी लेटरों में +1 कर दिया। चेक कर ले बेटा, प्रत्येक में एक एक जोड़ रहा है, तो वही काम हम आगे करेंगे। ई को पीछे पहुंचाएंगे और टी को आगे करेंगे और बीच के सभी लेटरों में कितना कर देंगे? +1। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच में बेटा इसे चलाया गया था। श्रीलंका नहीं होगा बेटा, इसका राइट आंसर नेपाल बनेगा। रियल आंसर इसका जो बनेगा वो नेपाल बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्न में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो बेटा इसका भी जो रियल आंसर है बेटा वो भी नेपाल बनेगा। इसका जो रियल आंसर बनेगा वो भी नेपाल बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 66 क्लासिफिकेशन का सवाल है। असंगत चुनना है। तो बेटा ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, बाकी ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका जो रियल आंसर बनेगा बेटा वो 301 बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। कैलेंडर का सवाल। बेटा ये मैंने सवाल बहुत कराया था और मैंने आपको बार बार हर क्लास में बताता हूँ कि कैलेंडर से जो सवाल बनता है वो जनरली इसी टाइप का बनता है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? 6 से 10 में जाएंगे बेटा 4 साल प्लस 1 लीप ईयर, 4 और 1 कितना हो गया बेटा? 5 और डे हो जाता है। रविवार में 5 जोड़ेंगे बेटा, शुक्रवार इसका राइट आंसर बनेगा। शुक्रवार इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से 67 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। 68 क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आपका ये थोड़ा जीएस का पोर्शन फिर आ जाता है। फिर आपको अब से सर जीएस की क्लास में थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपका जो रीजनिंग और मैथ के सवाल होंगे वापस दोबारा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से 68 से सवाल समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 68 वाला सवाल हम फिर से देखेंगे। हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की थी? दोस्तों
नारी को नमन नाम से एक नई योजना किस राज्य में शुरू की थी? हमें इसका आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? किस राज्य ने काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी? कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की दोस्तों घोषणा की थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूके ने अभी घोषणा की है हाल ही में, ठीक है, देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 72वें नंबर का सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार जो है सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही थी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, शायद मैंने इसको जिक्र भी किया था इसका शायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? वाराणसी में। आपने देखा होगा वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस योजना का उद्घाटन करके आए थे। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर नीति आयोग है। नीति आयोग ने संस्थान प्रक्रिया को लागू किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की दोस्तों जो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है निम्नलिखित में से? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलाटी, ठीक है। पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसका राइट आंसर है दोस्तों जलाटी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? अगर ये वाला सवाल गलत हो रहा है दोस्तों तो वाकई में मजाक है, ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में हम देखते हैं उसको। नेक्स्ट सवाल है हमारा, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है राइट आईसीआईसी बैंक द्वारा जो छात्रों के लिए कैंपस पावर जो है योजना का इसका शुभारंभ हुआ है, लॉन्च व्यवस्था की गई है। इसका अगला सवाल है दोस्तों, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, अगर ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे दोस्तों तो पहला ही टॉपिक है भारत का भूगोल स्थिति के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हैं भाई मेरे के? इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5 राज्य लगे हैं बांग्लादेश से भारत के, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अगला सवाल है वास्को डिगामा का मकबरा भारत दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? यानी कि वास्को डिगामा का जो मकबरा था दोस्तों कोच्चि यानी कि केरल में इसको दफनाया गया था वास्को डिगामा को, ठीक है। इसका राइट आंसर से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का दोस्तों कॉमन सेंस बेसिस पर आधारित है। ये सवाल भी अगर देखें उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, जो कथकली आंसर है ये तो आपका केरल हो जाएगा दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कथक, और कथकली जो है केरल में व्यवस्था में देखने को मिलती है। हालांकि आपने कथकली के ऊपर एक मूवी भी आई है चेन्नई सुपर किंग, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कथकली जो प्रक्रिया है जो केरल में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा सवाल भी है ये, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है ओनली एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति है जो लोकसभा के सत्र को स्थगित कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों, अहिंसा को किसने समर्थन किया था, किसने सपोर्ट किया था? आप जानते हैं महात्मा गांधी। तो 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के अवसर के लिए अहिंसा दिवस के लिए खास बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है।
अगर इस सवाल को अगर आप दोस्तों कॉमन सेंस बेसिस पर इसका आंसर देंगे तो मैंने फिर से एक वही पहले बात बताई थी, एक इसमें पूछा गया आंसर ये सभी, तो आपको मात्र एक से एक और आंसर देखना है। अगर दो ऑप्शंस आपके मिल जाते हैं, तीसरा ऑप्शंस आपके पास आए या ना आए, फिर भी आप ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग का दौर था, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारक ये है फसल पैटर्न में परिवर्तन। ठीक है, हमेशा ग्लोबल वार्मिंग के तहत फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है, और नेक्स्ट है समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, जब ये दो हमें आंसर मिल गए तो ऑब्वियसली पहला आंसर तो ऑब्वियसली सही ही होगा। ठीक है, तो तटीय रेखा में परिवर्तन, ये तीनों आंसर है, तो इसका राइट आंसर देखा जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बैडमिंटन। थॉमस कप प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक मात्र पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे अगले सवाल हमारे दोस्तों हिंदी के सवाल हैं। ठीक है, इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बेटा आपका जो पोर्शन आने वाला है बेटा, हिंदी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और अगर इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे तो आजकल के नवयुवक के विदेश में संस्कृति और जीवन के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 86 पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं 55 के बाद। आजकल के पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? आप डायग्राम को सही से पढ़ेंगे बेटा, तो इसका जो सर्वाधिक तर्क लगता है, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने, तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। बेटा माँ बाप का सपना, देखो ये लिखा हुआ है, माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान विदेश पढ़ने जाए, वहां सुख चैन की जिंदगी बसर करे। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा वो सी इज द राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन थोड़ा बेटा पेज गड़बड़ हुआ है। 87 बेटा यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे हो गया है। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए बेटा कौन दोषी है? तो इसका जो रियल आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा ए इज द राइट आंसर। पुराने जमाने के मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप, ए इज द राइट आंसर बनेगा। इसका जो सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 को समझ लेते हैं बेटा। 88 कहता है बेटा कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? जहां ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उसकी संतान उन्हें अपने साथ रख नहीं सकती है बेटा? तो हम इसका जवाब देंगे बेटा 88 का राइट आंसर बनेगा बेटा वो डी बनेगा बेटा। बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहते हैं बेटा। विदेश में जाकर बच्चे बेटा कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो जाते हैं, जिसलिए अपने घर के माँ बाप को, उनके संस्कारों को भूल जाते हैं, जिस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा वो डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम 89 की ओर बढ़ते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए दोषी कौन होगा बेटा? पैराग्राफ को सही से अगर हम पढ़ते हैं तो इसका जो बेटा जो सही दोषी होगा वो हम ये कह सकते हैं अधूरे संस्कार, माता पिता के अधूरे संस्कार, समय से पहले उनसे दूर हो जाना, ये अधूरे संस्कार को शो करता है। और इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। क्वेश्चन कहता है विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते बेटा? जग हंसाई से बचने के लिए लोग उन पे हंसे नहीं कि उनके बेटे बाहर जाकर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा वो सी बनेगा 90 क्वेश्चन का। ठीक है, 90 के बाद अब हम बढ़ जाते हैं बेटा 91 से लेकर 95 तक का पैराग्राफ बेटा ये दिया हुआ है। और इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे थोड़ा सा बेटा ऊपर मिलेंगे, एक सेकेंड। 91वां क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर, ये रहा। माता पिता द्वारा प्यार का दुलार एवं समस्त संस्थाओं के लिए दिए जाने वाले के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित
क्या कारण हो सकता है बेटा, सबसे उचित क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो बेटा आंसर बनेगा, पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ियां पूर्वदर्शी और असहनीय होती जा रही हैं और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। राइट ऑप्शन बेटा इसका बी लगेगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय को कौन सी सर्वनिश्चित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका बेटा जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो डी बनेगा। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के लिए सदस्यों पर न बोझ बने, यही इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो बनेगा डी आंसर बनेगा। 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मोह नहीं ताकते? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ साथ अपने आप को बदल लेते हैं वो कभी इस स्थिति में नहीं आते, अपने ही घर में पराये बनकर नहीं रहते हैं बेटा। तो डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाते हैं। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन अविवेकी होते हैं, ऐसे बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं और अपने माता पिता को एक वृद्ध होने पर वृद्धाश्रम में भेजने की सलाह दे देते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। 95 क्वेश्चन बेटा कहता है आपका, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे प्रबल तर्क बताइए बेटा। तो इसका जो बेटा राइट आंसर बनेगा बेटा, माँ बाप का बीमार और लाचार होना और अपने द्वारा संतान पर किए गए एहसानों का लगातार गुणगान करते रहना। ठीक, इनमें से कोई नहीं। माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी और असंयम, बहु बेटी जिंदगी का ज्यादा दखलंदाजी, माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी होना। बेटा जो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा, वो ए इज द राइट आंसर बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद बेटा हम पहुंचेंगे 96 पर। 96 क्वेश्चन पे चलेंगे। 96 क्वेश्चन आपका बेटा एक ये आ जाता है, फिर से डायग्राम का बनेगा बेटा। इसके भी लगा देता हूं, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो बेटा वो जिला हो जाएगा, जिला ई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन बनेगा 88.54। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 88.54 बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में। तो सी से चयनित कितने हुए हैं बेटा, ये उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 720। इनका जो रेशियो पूछा गया है बेटा किस तुलना में सबसे अधिक है, तो बेटा जो निकलेगा वो 2012 का निकलेगा सबसे ज्यादा, 2012 का सबसे अधिक निकलेगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा 2013। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 100वां। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो बेटा हम बात करेंगे इसकी जिला ए की। तो इस तरीके से हमने बेटा 15 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपके सामने रखी है। सबसे सटीक आंसर की सबसे तेज दी है बेटा, और इस आंसर की से अपने क्वेश्चन को मिलान करें। कितना स्कोर आपका बनना है, कितना स्कोर नहीं बनना है बेटा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे। ठीक, तो इसी के साथ आने वाले समय में 16 तारीख की भी आपको इसी तरीके से लगातार आंसर की मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।